अच्छा, सर ने पूरा कराया था। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि पहले आपका इथिक्स पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दूं। आप लोग को पता ही है कि इथिक्स की जो वेटेज है वो 30% है। हाँ ठीक जी। है। कितना आप लोग समझ पाए हो, क्या आपने इम्पोर्टेंट मार्क किया है? तो मैं आज की क्लास जो है, जितनी देर भी चलती है, इथिक्स का पोर्शन आज कवर कराना चाहती हूँ। और सेल ऑफ गुड्स, और कल मैं सेल ऑफ गुड्स को लेना चाहती हूँ। सेल ऑफ गुड्स में आपकी अगर कोई स्पेसिफिक क्यूरी है तो वो आप ग्रुप में लिख देना, सो दैट मैं उस क्लास में जो ब्रीफ लूंगी उसके साथ साथ आपकी क्वेरीज भी ले लूंगी। ओके। उसके बाद आता है आपके 2 एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरा है, लास्ट वाला है, नेगोशिएबल। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल भी मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक में आपकी एक क्लास ले लूं, और उसमें अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर देती हूँ। वैसे मैं आप लोग के जो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं और जो डाउट होते हैं और जो बाकी बच्चे उसको क्लेरिफाई करते हैं उसको फॉलो करती रहती हूँ। तो सही जा रहे हो आप लोग की प्रिपरेशन, ठीक जा रही है? ओके मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? इथिक्स मैंने कहाँ छोड़ा था, याद है? किस टॉपिक पे? मैंने एक ही क्लास ली है शायद इथिक्स की आप लोग के साथ। कौन शेयर करेगा कि इथिक्स कितना क्लियर है, कहाँ से लूं मैं? डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरल कवर कर रहा था हम लोगों ने, या आप लोग का क्लियर है? नेहा, विधि, योगेश? मैम एक्चुअली ना मैंने तो वो क्लास लेनी थी जो आपने एथिक्स वाली पहले ली थी, तो मैं तो बता नहीं पाऊंगा। नहीं ली थी वो क्लास? नहीं मैम, मेरी मिस हो गई। नहीं, मेरी मिस हो गई थी। ओके, तो कोई और है जो उस क्लास में था? काफी बच्चे थे उस दिन भी, 60-70 के अराउंड थे स्टूडेंट्स क्लास में। देखो, ऐसे बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ना, मुझे पढ़ाना, कि आप लोग बस साइलेंटली क्लास में ज्वाइन करके बैठ जाओगे। डिफिकल्टीज आप लोगों की है ना, तो जब इंटरेक्शन करोगे तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहाँ पे रुके हुए हो, कहाँ आपको जरूरत है और कहाँ आपकी जरूरत नहीं है। नंदिनी, नंदिनी जी आप क्लास में हैं? नंदिनी, हेलो, हाँ जी। यस मैम। मैम क्लास मैंने एथिक्स की क्लासेस ली नहीं थी। मेरे साथ ली थी, जो मैंने क्लास ली थी? मैम वो क्लास मेरी मिस हो गई थी। तो आपने कहाँ से क्लासेस ली है एथिक्स की? मैम एथिक्स की नहीं ली थी मैंने। नहीं ली थी, तो आपने अब तक खुद पढ़ा है एथिक्स? यस मैम। अच्छा, तो क्या समझ में आया एथिक्स? चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक आप लोग के स्क्रीन पे क्लियर है? ये जो मैं बुक शेयर कर रही हूँ ये आपकी स्क्रीन पे है सबके? नंदिनी यस आपकी मैम। स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे है? यस मैम। ओके, फाइन। तो अब नंदिनी चलो आप ही इंटरेक्ट करो, मुझे बताओ कि इथिक्स आपने खुद से पढ़ा होगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं था ये क्लास भी हो सकती है। तो इथिक्स क्या समझे आप, क्या पढ़ा आपने इसके अंदर? रेस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैम अभी एथिक्स पूरा कंप्लीट तो किया नहीं था, बस थोड़ा सा पढ़ा था। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा था। तो इथिक्स क्या होता है? मैम एथिक्स राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताता है। वेरी गुड, राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताता है। ठीक है, और मॉरल क्या होता है? मैम मॉरल हमारे कस्टम्स होते हैं। मॉरल हमारे कस्टम्स होते हैं। अच्छा, जो डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरल है वो हमने पढ़ा है।
हाँ जी, मैम ज्यादा तो नहीं पता इसका डिफरेंस, बट जो मॉरल्स होता है वो कस्टम से बने हुए होते हैं और एथिक्स मॉरल्स इवॉल्व होके बना हुआ होता है। हाँ आपने ठीक बोला नंदिनी। इथिक्स क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल जजमेंट होता है, इंडिविजुअल हमारा बिहेवियर होता है। हम किसी चीज को, किसी एंगल को कैसे देखते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं उस सिचुएशन के, वो हमें इथिक्स कहता है। मॉरल्स क्या होता है? हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन, हमारे कस्टम्स जो हमें बताते हैं कि ये करना चाहिए। लाइक गर्ल एंड बॉय, तो हमारी सोसाइटी, आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे, बहुत कुछ कहा जाता है कि लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, लड़कों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को ये काम नहीं करने चाहिए, लड़कों को ये काम नहीं करने चाहिए। दिस इज व्हाट, ये जो सेट किया जाता है एक स्टैंडर्ड, हमारे लिए वो एक स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ये मॉरल्स में आता है, ठीक है। इथिक्स क्या होता है? किसी सिचुएशन को हमारे साथ, जैसे हमें कहा जाता है, पहले भी मैं आप लोग को एग्जांपल दे चुकी हूँ, जैसे हमें कहा जाता है सच बोलना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन, कोई अगर हमारे सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमें क्या बिहेव करना है, हमेशा सच बोलना भी सही नहीं होता है, कभी कभी झूठ बोलने से भी दूसरे का फायदा हो जाता है। उससे कहते हैं हम इथिकल बिहेवियर, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा सही बिहेवियर होता है। गुड, कई बार बैड बिहेवियर भी सही हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी, मैंने देखी थी, उसमें वो एक लड़की है, उसको चलने से डर लगता है, वो व्हील चेयर में होती है और वो व्हील चेयर को ही पकड़े रहती है। डॉक्टर्स उसका सारा चेकअप करते हैं और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, आप चलिए। लेकिन उसे लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं अगर व्हील चेयर से उठी तो मैं तो गिरी जाऊंगी, तो वो व्हील चेयर से उठती नहीं है। उसकी फैमिली एक पिकनिक प्लान करती है पहाड़ों पे, वहां लेके जाती है और वहां उसे व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पे ही होती है, उसे घुमाती है। फिर एक सडनली उसको धक्का लगता है और उसे लगता है कि अगर मैं अब व्हील चेयर से उठ के दौड़ी नहीं तो मैं नीचे पहाड़ से गिर जाऊंगी, और वो दौड़ने लगती है, व्हील चेयर से उठ के दौड़ने लगती है। और दौड़ते दौड़ते काफी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि मैं दोनों पैरों से बिना व्हील चेयर के चल रही हूँ। तो जो जिसने उसे धक्का दिया था, किसी को धक्का देना इज ए बैड बिहेवियर, बट वो जो बैड बिहेवियर था वो इस लड़की की तो लाइफ बन गई ना, दैट इज कॉल्ड इथिकल बिहेवियर। तो ये फर्क है इथिक्स एंड मॉरल्स में, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इथिक्स का। इथिक्स एंड मॉरल्स के बीच में डिफरेंस, इस डिफरेंस को आप लोग तैयार कर लेना, एक बार देखोगे तो। रूट वर्ड इन ग्रीक इज इथिकोस विच मीन्स कैरेक्टर, ये इथिक्स का पहला पॉइंट का डिफरेंस है। मॉरल्स में रूट वर्ड इन ग्रीक इज मॉस विच मीन्स कस्टम, डील्स विद राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। इथिक्स आपके राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, आपका इंडिविजुअल कंडक्ट इथिक में आता है। डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और जो प्रिंसिपल्स, जो सोसाइटी कहती है कि ये काम सही है, ये काम गलत है, तो जो सोसाइटी, जो एक ग्रुप हमें डिफाइन करते हैं, वो मॉरल्स में आते हैं। इथिक्स डील्स विद इंडिविजुअल कैरेक्टर, मॉरल्स डील्स विद कस्टम सेट बाय ग्रुप्स। अब ये रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं। लाइक आप लोग जैसे क्लास में आते हैं, आप लोग जूम क्लास के अंदर यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना ऑडियो ऑफ करते हैं, सो दैट हमारी वॉइस या हमारे बैकग्राउंड की, जो हमारे घर की या जहां भी बैकग्राउंड की वॉइसेस हैं, वो इस मीटिंग में जो दूसरे लोग आए हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। हम जब क्लासरूम में जाते हैं, फिजिकल क्लासरूम में जाते हैं, तो क्या मुंह पे टेप लगा के जाते हैं? क्या हम वहां पे बोले नहीं, जहां जब हमें जरूरत हो तभी हम बोले नहीं? ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी ने गवर्न किया है,
ये एक अनरिटन प्रिंसिपल है कि आप जूम मीटिंग या कोई भी मीटिंग में, अगर वर्चुअल मीटिंग्स में आप आए हैं तो आप अपना वीडियो ऑफ रखें, ऑडियो ऑफ रखें, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास में होते हैं तो क्लास में प्रेजेंट हो। प्रॉक्सी तो नहीं लगती ना फिजिकल में, प्रॉक्सी को गलत माना जाता है, वो भी हमें सोसाइटी बताती है कि अगर आप क्लास में नहीं है तो आपकी अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। जूम मीटिंग में क्या होता है, आप मीटिंग ज्वाइन करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप वहां पे हैं या नहीं है। जैसे अभी इतने सारे बच्चे हैं, कितने हैं पार्टिसिपेंट्स, 18 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, लेकिन सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, मेरी ही फेस दिख रही है, बाकी सब बिजी है, सबका नेट। हाँ जी, ये किसकी वॉइस है, क्या मैं चेक करूं और उनको म्यूट करना चाहूं या आप लोग खुद म्यूट हो जाएंगे? ओके, जहां से भी आई थी वो वॉइस खत्म हो गई है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, करेक्टर इज पर्सनल एट्रीब्यूट। ये जो करेक्टर है, ये हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हमें अपनी फैमिली से क्या कल्चर मिलते हैं, किस बैकग्राउंड में हम बड़े होते हैं, वो बैकग्राउंड, वो कल्चर से हमारा ये करेक्टर बनता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारा इथिकल बिहेवियर क्या होगा किसी सिचुएशन में। जैसे आपने देखा होगा कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जाम लगा है, आप बगल से क्रॉस करेंगे तो आप दोनों गाड़ियों को, आदत होती है हमारी, कहीं कहीं दो गाड़ियां अगर क्लैश में खड़ी हैं तो हम देखते जरूर हैं। तो आप देखोगे कि दोनों गाड़ियों में कुछ नहीं हुआ, बाद में बोलोगे हुआ क्या था, क्यों बेकार में लड़ रहे हैं लोग। लेकिन उनका बिहेवियर है कि गाड़ी अगर जरा सी टच भी हुई तो दे विल स्टार्ट फाइटिंग, और वो फाइटिंग आधे घंटे, 1 घंटा, कितना भी चल सकती है, और कितना भी हीटेड डिस्कशंस वहां हो सकता है। ठीक है, क्या है, दोनों का बिहेवियर है। और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत तेज बाय मिस्टेक गाड़ी लग गई है और वहां भी वो लोग कामली एंड क्वाइटली डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल के, और 10 मिनट के अंदर उन्होंने कोई जाम नहीं लगाया और दोनों अपने रास्ते चले गए। दिस इज व्हाट, वो जिस तरह से डेवलप हुए हैं, जो उनको कल्चर मिले हैं, उस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। कुछ लोगों की थिंकिंग है, आपने सुना होगा कि भाई अच्छा लग गई गाड़ी, रोड पे चलेंगे तो गाड़ी लगेगी ही, नहीं तो अगर आपको बिल्कुल अच्छी इंटैक्ट रखनी है तो घर पे गैरेज के अंदर रखो अपनी गाड़ी। ठीक है, ये थिंकिंग, ये पर्सनल थिंकिंग होती है, और ये थिंकिंग धीरे धीरे आपके डेवलपमेंट के साथ डेवलप होती है। Customs are determined by groups or some authorities like religion और culture. अब मॉरल जो है, वो जो है, वो आपको सोसाइटी बताती है। जैसे हमारी सोसाइटी बताती है कि कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, आप काम एंड क्वाइट रहिए, हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए, है ना। हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, हमें भी यही सिखाया जाता है और ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें अपनी वॉइस लो रखनी चाहिए, कामली हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, और खुद भी स्माइलिंग फेस के साथ रहना चाहिए, और ऐसे बिहेव करना चाहिए कि सामने वाला भी स्माइलिंग फेस से रहे। लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी है कि उसका सॉल्यूशन ना हो। इसलिए जब आप आगे पढ़ के अपने प्रोफेशन में आएंगे, वर्क करेंगे, अगर वहां आपसे कोई गलती हो जाती तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके जूनियर से कोई गलती हो जाती है तो उसे भी ये नहीं राशन पानी लेके चढ़ जाए, उससे भी इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिट कामली एंड थिंक अ सॉल्यूशन। अब ये हो गया है, इससे कैसे ठीक किया जाए, घर में भी यही सोचना चाहिए। इज इट ओके? प्लीज कोई तो कुछ बोलो, किसी यस का मैम। तो यस मैम। थैंक यू वेरी मच। और किसी का तो मुझे और चेहरा दिखे कि मैं उस चेहरे को, मुझे फीलिंग आई कि मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ सिर्फ मेरे स्क्रीन पे कुछ नाम दिख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। पता क्या होता है, ऐसे ब्लैंक पढ़ाने में ना, मुझे क्लास खत्म हो जाएगी, मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, मैं कितना भी पढ़ा सकती हूँ, बट उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपके चेहरे मुझे बताते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है, या इस एक्सप्लेनेशन से मैं आगे बढ़ जाऊं, या इसे और एक्सप्लेन करूं, क्या करूं। ओके मैम आज तो ना वाईफाई नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है, कल अरे पक्का। मुझे ये बताओ, यहाँ पे अब 19 लोग हो गए हैं,
क्या सबका वाईफाई वीक है? सारे दिन वाईफाई चलाते हो? नहीं मैम। हाँ। कल सारे से करेंगे ना, कल से मतलब कि कल से अच्छे से बैठेंगे। अब क्या है कि थोड़ा एग्जाम चल रहा है तो रात भर ऐसे ही बैठे हैं ना। कौन सा तो एग्जाम चल रहा है? मेरे कॉलेज का चल रहा है तो आज का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, तो आज मैं आपका क्लास ले लिया। आज क्यों पोस्टपोन हो गया? आज हरियाणा पुलिस का पेपर है ना, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था कि हमारा पेपर कर दिया जाए आगे। ओह, वेरी गुड। हाँ, तो इसीलिए। बहुत पढ़ाई की थी वो बीकॉम के एग्जाम के लिए? मैंने नहीं करा हूँ, लेकिन वो बच्चे हैं क्लास में बहुत सारे पुलिस के तैयारी किए हैं, तो उन लोगों ने किए थे। हाँ। ठीक है। यस सर। ओके, तो लास्ट पॉइंट देते हैं। एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जांपल, वेदर इन दैट सिचुएशन इट इज एथिकल टू स्टेट द ट्रुथ। मॉरल्स आर जनरल प्रिंसिपल्स। एग्जांपल, यू शुड स्पीक ट्रुथ। जैसे मैंने कहा, मॉरल्स हमें ये बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन है तो हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है भाई। बट इथिक्स हमारा जो अंदर डेवलपमेंट हुआ है, जो बचपन से हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सर्कमस्टेंसेस ने, हमारी फैमिली ने जो हमें सिखाया है, हम वैसे बिहेव करेंगे। राइट? मॉरल तो हमें बताया गया है, मॉरल तो हमें पता है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या है, किसी को भी सिखाया जाता है कि आप सच बताइए। डॉक्टर्स जब आते हैं तब वो भी जो अपनी ओथ लेते हैं उसमें यही लेते हैं कि हम सच बताएंगे। और सोसाइटी भी उन्हें ये कहती है कि जब भी कोई पेशेंट उनके पास आए, आप उसकी रिपोर्ट देखिए, तो उसकी रिपोर्ट देख के उसे जो भी डायग्नोस किया गया है वो आप उसे सच सच बताइए। ठीक है? ये तो मॉरल है, ये तो कह दिया गया है, सिखाया गया है हमें कि आप सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। ठीक है? अब डॉक्टर के पास अगर कोई एक पेशेंट आता है और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट देख के पता चल रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। वो दिन कितने होंगे वो तो किसी को भी नहीं पता, कितने भी लंबे हो सकते हैं। तो डॉक्टर उनको कहता है कि अरे आप बिल्कुल ठीक हैं, जाइए घर जाइए, खाइए पीजिए, सबसे मिलिए और आप जो करना चाहते हैं वो करिए, और बस मेरी ये 4 दवाई लेते रहिए, कहता है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर ने अगर उनको कहा कि बस आप इतना लेते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो उसने क्या गलत कहा? डॉक्टर के ये कहने से अगर वो बहुत खुश होके चले गए और अच्छे से वो खा पी रहे हैं, अब रिस्ट्रिक्शन उनका खत्म हो गया है, डॉक्टर ने उनके रिस्ट्रिक्शंस जो डाइट पे थे वो खत्म कर दिए हैं, तो अच्छा है ना। अगर वो 4 दिन रह रहे हैं तो उनकी हो सकता है 7 डेज की लाइफ हो जाए, और 7 डेज लाइफ वो ज्यादा अच्छे से जी ले, ज्यादा खुश होके जी ले। अगर वो डॉक्टर बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी रिपोर्ट में तो सिर्फ पता चल रहा है कि शायद आप 2 दिन नहीं तो 1 ही दिन रहेंगे, तो वो बेचारे तो कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी से मिल भी नहीं पाएंगे। राइट? यस मैम। तो यही Yes, है, ma'am. ये है इथिक्स एंड मॉरल। अब हम इससे बाहर आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इथिक्स इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन आए कभी रेस नहीं होता। एप्लीकेशंस बस एक बार रीडिंग मार लेना। आगे आ जाओ। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। वैल्यू फ्री इथिक्स। वैल्यू फ्री इथिक्स का मतलब क्या होता है? अंदर पढ़ के देखोगे तो वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मेन हमें क्या करना है, हम लोग का प्रोफेशन होगा, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, या फिर हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे, या फिर हम जॉब करेंगे। ठीक है? कॉस्ट अकाउंट बनने के बाद हमारे पास 2 ही काम करने के लिए बचते हैं, या तो हम दूसरों की नौकरी कर लें या दूसरों को अपने अंडर ले लें और हम बॉस की तरह काम करें। इसी तरह बिजनेस किया जाता है। तो हमें यहाँ ये सिखाया जा रहा है वैल्यू फ्री इथिक्स में कि आपके जो भी इथिकल बिहेवियर है वो, और आपका जो बिजनेस है, प्लीज उन्हें अलग अलग रखिए। बिजनेस अगर आप किसी रिलेटिव के साथ भी कर रहे हैं तो उसे स्ट्रेंजर समझ के कीजिए। मैंने जब जॉब ज्वाइन की थी, मतलब कैरियर फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिली थी। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उनका जो एक छोटा सा शोरूम भी उन्होंने साथ में लिया हुआ था, ऑफिस के साथ अटैच था, फैक्ट्री पूरी पीछे थी, काफी बड़ी बिल्डिंग थी उनका।
उसमें वो जो उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स थे, एक ही बंदा था जिसने ये कंपनी को रिवाइव किया था, स्टार्ट किया था और उनका आइडिया था, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनके 3-4 रियल ब्रदर्स थे। तो वो लोग कभी शोरूम में आते और शोरूम में जो भी उन्हें पसंद आता, काफी रेडीमेड स्टॉल्स, शर्ट्स, जीन्स वगैरह होती, वो ले जाते और नेक्स्ट डे उनका चेक आ जाता। मैं उस कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर थी, तो मैं अकाउंट्स भी देखती थी, फैक्ट्री भी देखती थी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट होने वाली थी। मुझे क्यूरियोसिटी भी थी कि ये सब क्या होता है, कैसे फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखा जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर्स कैसे फिल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे मतलब काफी अच्छा लगता था। बट जब जिस दिन वो परचेज करते थे, वो मुझे पता चल जाता था कि आज वो लोग आए हैं, उन्होंने कुछ शॉपिंग की है। और जब अगले दिन चेक आता था तो मैं सोचती थी इनकी घर की ही तो कंपनी है, इनके ब्रदर की ही है, और वो ज्वाइंट फैमिली थी, वो सारे कहीं और उनका घर था, वहां सब एक साथ रहते थे। स्टिल मुझे सरप्राइज होता था कि आज ये चेक उनके घर से आया है और ये अकाउंट फॉर हो जाएगा कंपनी में। बट धीरे धीरे बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टर्म्स आपके पर्सनल टर्म से अलग होने चाहिए। यही वैल्यू फ्री एथिक्स है। गॉट इट? क्या मैसेज लिख रहे हो यस आप? मैम। यस मैम। थोड़ा सा रीड करो जल्दी से, मैं जरा ये चैट देख लूं कि क्या चैट लिखी जा रही है। वॉइस बहुत रुक रुक कर आ रही है। सही आ रही है वॉइस? अच्छा, अपना नेट चेक करो। नेहा, वेरी गुड, थैंक यू। सूरज वर्मा, आपको बेटा वॉइस नहीं आ रही है मेरी? मैम अब आ रही है। अच्छा, पहले क्या हुआ था? नेट स्लो था उस टाइम। ओके, ठीक है। ओके, कोई खास नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है इसके अंदर। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। वैल्यू फ्री एथिक्स में अगर आप जाओगे तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपका जो बिजनेस है वो आपके जो इथिक्स हैं उनसे अलग होना चाहिए। आप जो भी चैरिटी करते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो कहीं जो हमारे डायरेक्टर थे, वो वहां से जो पुरानी मतलब जो स्टॉक हो जाता था पुराना, कई सालों से सेल नहीं हुआ है, वो फेड भी हो जाती थी, या कुछ डिस्प्ले में वो लोग शोरूम्स में कुछ शर्ट्स ट्राउजर्स डिस्प्ले करते थे, वो फेड हो जाते थे धूप पड़ के, काफी प्रोटेक्शन के बाद भी वो फेड और कुछ गंदे हो जाते थे। या फिर जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस भी बनते थे, तो वो पीसेस सारे कलेक्ट करके, और कभी कभी ये डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते थे और वहां पे डोनेट करते थे। तो वो भी जो डोनेट किया जाता था उससे भी उसकी जो वैल्यू आती थी, नॉमिनल वैल्यू, हम उस पे अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर करते थे। उसको ये नहीं है कि हम फ्री में स्टॉक निकाल दिया और सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर हमारे इस तरीके से तो आप डोनेट कर लिए, आधा आपकी फैमिली ले जाएगी, तो बिजनेस का तो आप फिर प्रॉफिट दिखाई नहीं पाओगे, प्रॉफिट अकाउंट फॉर नहीं कर पाओगे। तो हमें ये सिखाया जाता था कि बिजनेस में आपको हर चीज का अकाउंट फॉर करना है। हाँ, ये अलग होता था कि जो मार्केट में सेल करते थे उनके अलग रेट्स होते थे, जो नॉर्मल हम अपने कस्टमर्स को एक डिस्काउंट देते थे वो अलग होते थे, और जो ये फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को डिस्काउंट दिया जाता था वो थोड़ा ज्यादा होता था। तो हर सेल पे वो डिस्काउंट अप्लाई होता था, बट स्टिल फैमिली अलग है, बिजनेस अलग है, इथिक्स अलग है, और जो हम बिजनेस करने के लिए बिहेवियर लेंगे, इथिकल बिहेवियर, वो डिफरेंट होगा। हमारा यही हमें कहा गया है। इसको और रीड करूं क्या, या आप आगे देखोगे तो क्लियर हो जाएगा? देखो हो कुछ जाएगा लाइन मैम। हो जाएगा। एक क्या आपको थर्ड लाइन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड डू बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर्स। ठीक है? बिजनेस शुड बी kept free from other social relations and obligations. Only successful relationships that exist in business is that of a vendor and customer. आपका बिजनेस दो ही रिलेशन जानता है, एक वेंडर बेचने वाला, एक कस्टमर खरीदने वाला, बस। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं जानता। इसके अंदर आपको जितने रिलेशंस को ऐड करना है कर लीजिए। It is also said that for merchant even honesty is a financial speculation. Honesty, किस तरह की honesty?
अपने बिजनेस के साथ ऑनेस्टी। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ ऑनेस्टी। और हमें तो पता ही है, हम तो बुक्स पढ़ते ही हैं, अकाउंट्स जानते ही हैं कि हम लोग अगर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए भी कुछ निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। वेरी गुड, सब कुछ पता है अच्छे से। ओके, तो ड्राइंग्स कहते हैं और हम उससे भी उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू पे अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है, तभी तो हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अच्छा, बस ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर। देन उसके बाद है आपका एथिक्स एज ए प्रिंसिपल। एक वर्ड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दैट इज दिस, मेटा एथिक्स। व्हाट इज मेटा एथिक्स? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक लाइन में। मेटा एथिक्स क्या होता है? और शायद ये पूछा भी गया है लास्ट ईयर्स में, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब गूगल सर्च करने शुरू हो गए। मैम स्टडी ऑफ मॉरल थॉट्स एंड मॉरल लैंग्वेजेस। वेरी गुड, बहुत जल्दी गूगल सर्च किया। मैम कैसा एक्चुअल में है उसे कहते हैं मेटा एथिक्स। हाँ, मुझे पता है। आप लोग को बड़ा पता था मेटा एथिक्स की डेफिनेशन है। उसने गूगल सर्च मारा जल्दी और उसमें एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ मॉरल थॉट्स एंड मॉरल लैंग्वेज। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, मॉरल थॉट्स क्या होते हैं और मॉरल लैंग्वेज क्या होती है? मुझे तो नहीं पता है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये पढ़ तो लिया डेफिनेशन नेट पे, लेकिन मॉरल थॉट्स किसे कहते हैं और मॉरल लैंग्वेज किसे कहते हैं, बस छोटे छोटे आंसर यही दे। मैम पॉजिटिव थॉट्स और जो मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड थॉट्स होंगे वही मॉरल थॉट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई ओल्ड एज पर्सन जा रहा है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, तो वो मेरी जो थॉट आई माइंड में कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, इट्स बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज की हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मॉरल थॉट ये होता है कि अगर कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बुजुर्ग हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हुए अगर आपने बोला दादाजी, अंकल जी, जी करके, और फिर सेकंड थॉट आएगा, पहला थॉट तो यही आता है कि हम क्या रिस्पेक्ट उन्हें दें, और दूसरे वर्ड भी है जो मैं यूज नहीं करना चाहती, जो जनरल किए जाते हैं बुजुर्गों को देख के, वो है मॉरल थॉट्स। और अगर आपने कुछ अच्छा उनके लिए एक, जिसे कहते हैं ना संबोधन सूचक, अगर आपने एक अच्छा वर्ड सोचा तो उसके साथ आपके थॉट बहुत अच्छे ही आएंगे। ठीक है, अगर किसी को भी आप सोचे दादाजी, अंकल जी, आंटी जी, या जैसे होता है मौसी, चाची, हम किसी अननोन, मम्मी की फ्रेंड आई तो उनको कैसे फटाफट मौसी बोल देते हैं, हाँ, और अगर दादी की फ्रेंड आई तो उन्हें भी हम दादी बोलते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे ना कि आप उन्हें दादी जी बोलोगे, दादी की फ्रेंड है दादी बोलोगे, वैसे ही थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ हाथ भी झुक जाता है, सर भी झुक जाता है और हम पैर भी छू लेते हैं। दिस इज मॉरल थॉट। ओके, अब आ जाओ मॉरल लैंग्वेज। व्हाट इज मॉरल लैंग्वेज? बहुत इंटरेस्टिंग है एथिक्स, जल्दी जल्दी से आंसर दो, जो माइंड में आता है वो बोलो। हाँ पलक बोलिए। अब मैम जैसे अभी इसी वाले एग्जांपल में जैसे बड़े बुजुर्गों को अगर हम रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो दैट्स मोरल लैंग्वेज, कि हम उनको अगर जी करके बोलेंगे दैट्स अ मोरल लैंग्वेज। हाँ जी, अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ कुछ बोल रहे हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है कि हमें ये बोलना चाहिए, उसे मॉरल लैंग्वेज कहते हैं। कहा जाता है ना लड़कियों को गाली नहीं देनी चाहिए, वैसे तो लड़कों को भी सिखाते हैं कि ये गालियां नहीं देनी चाहिए, है ना। अगर आपकी क्या सिचुएशन है, कितनी भी बैड सिचुएशन हो, आप क्यों ये बैड लैंग्वेज का यूज करते हो? तो जब जो हमें ये सिखाया जाता है कि आपको क्या लैंग्वेज बोलनी चाहिए,
दैट इज मॉरल लैंग्वेज। ठीक है, तो मेटा एथिक्स के अंदर हम मॉरल लैंग्वेज और मॉरल थॉट्स क्या होते हैं ये हम स्टडी करते हैं। दैट इज द मेटा एथिक्स। ये पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज मेटा एथिक्स, और इसका जो आंसर है वो यहाँ तो कहीं दिया नहीं है, तो वो जो भी 4 आंसर होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो भी 4 आंसर होंगे वो अब आप लोग को मीनिंग क्लियर हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप बेस्ट आंसर दे दीजिएगा, राइट? Yes, ma'am. अच्छा, और क्या था इसके अंदर? चॉइस इज अ वैल्यू फ्री applied to ethics. It would mean that we should be able to study the principles of this discipline such as goodness, truth. ये जो पॉइंट है ये कवर कर लेना। एक तो चॉइस इज वैल्यू फ्री, ये पढ़ लेना पूरा, गुडनेस, ट्रूथ, जस्टिस, ऑनर एक्सेट्रा इन देयर प्योर फॉर्म। अब आ जाओ ethics as a principle. All moral actions are directed towards their object, the good. That is, which is the principle of all happiness. इस प्रिंसिपल का, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑल मॉरल एक्शंस जो हमें सोसाइटी कहती है वो अगर काम करो, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की तरफ होते हैं। जैसे हमें कहा जाता है ना कि बड़ों के पैर छुए, उससे क्या होता है? हमें, आप किसी के भी अगर पैर छूने के लिए झुकेंगे तो अगला आपको आशीर्वाद ही देगा। आप किसी के भी पैर छुओ, हाथ ऐसे ही आएगा, सुखी रहो, फलो फूलो, सफल हो, एग्जाम्स कैसे हुए, अच्छा, उसमें फर्स्ट पोजीशन से पास हो। ये मतलब नेचुरल है कि अगर एक हाथ ऐसे झुका है तो दूसरा उसके ऊपर ब्लेसिंग ही आएगा। तो ये क्या है? जब भी आप मॉरल एक्शन जो हमें सिखाया गया है, घर में कोई आए उन्हें नमस्ते करो, हंस के बात करो। सबसे पहले हमें ये कहा जाता है कि हमारे घर में कोई आए तो उसे पानी सर्व करो, है ना, क्योंकि वो बाहर से एक हीट लेकर आ रहा है, एक गर्मी लेकर आ रहा है, पानी से उसे शांत करोगे और जब आपको बहुत अच्छा सा पानी पीने के लिए मिले तो आप एक ब्लेसिंग ही आती है। दैट इज मॉरल एक्शन। लेकिन क्या मतलब है इसका? कि आपके जितने भी मॉरल एक्शन है वो एक गुड ऑब्जेक्ट की तरफ लीड करते हैं और आपको एक प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस देते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, ये जो खुशी है, ये सिर्फ आपके लिए है ना, ये इंडिविजुअल है, वही दिया हुआ है। दिस इज ओनली द सोल पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारे लिए है ये सिर्फ, ये खुशी और कोई शेयर नहीं कर सकता। आप कोई एक अच्छा काम करके आते हो, मम्मी की हेल्प करके आते हो, है ना, या पापा की डांट सुन के आते हो। पापा अगर आपको लग रहा है गुस्से में और आप उनकी डांट सुन के आए और आपने बहुत पीसफुली उनकी डांट सुन ली और फिर थोड़ी देर बाद महसूस किया कि पापा तो अब बहुत काम हो गए हैं और वो आपके अच्छे से, तो वो क्या है, आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा कि मैंने पापा को काम कर दिया, आज मैंने बहुत बर्दाश्त किया, है ना। ये जो है ये इंडिविजुअल है। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या चाहती है? हमें इथिक्स प्रिंसिपल में क्या सिखाया जाता है कि सिर्फ खुशियां अपने तक मत रखो, दूसरों को भी दो। ये यहाँ पे इथिक्स में आपको सिखाया जाएगा। आप शेयर करो, आप खुशी जितनी शेयर करोगे उतनी आपकी खुशियां बढ़ेंगी। शायद मैंने आप लोग को एक बार बताया होगा कि आप लोग जो पढ़ते हो ना, वो दूसरों के डाउट ज्यादा क्लियर करो। दूसरों के डाउट क्लियर करने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं और बहुत जल्दी आपकी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज द एथिकस। यही इस पैराग्राफ पूरे में यही मतलब है इसका कि हैप्पीनेस, आप कुछ अच्छा करोगे आपको खुशी मिलेगी, बट ये खुशी आपके इंडिविजुअल होती है। ज्यादा खुशी को बढ़ाना चाहते हो तो आप ग्रुप के साथ शेयर करो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, उससे आपकी खुशी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजनेस एथिक्स एज ए प्रोफेशनल कोड। अब आ गए हम क्योंकि हम प्रोफेशनल होने वाले हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट हमें उसमें ज्यादा सिखाएगा कि आपको प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना चाहिए। इसके लिए हमें 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ दिए गए हैं। नाउ व्हाट इज पब्लिक लाइफ? प्रिंसिपल्स तो हमें दिए गए, हम पढ़ लेंगे। पब्लिक लाइफ क्या होती है, किसे कहते हैं पब्लिक लाइफ?
मैं इस समय आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, ये भी मेरी पब्लिक लाइफ है। मैं अपने घर की बाउंड्री के अंदर कंफर्टेबली बैठ के आप लोगों के साथ क्लास ले रही हूँ। दिस इज अ पब्लिक लाइफ। नहीं, इसे पब्लिक लाइफ नहीं कहते हैं। पब्लिक लाइफ का मतलब होता है, एक मिनट टर्न कर लेती हूँ। पब्लिक लाइफ का मतलब होता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस जो होल्ड करते हैं अगर मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ तो आप लोग को ये शेयर दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं ऐसे वीडियो ऑफ करके शेयर लूं तो? वैसे मुझे आप लोगों ने तो कोई वीडियो ऑन किया ही नहीं है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ दिखता ही नहीं है फिर। ठीक है, मैं ऑफ कर देती हूँ। होल्डर ऑफ पब्लिक लाइफ, फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका। 7 प्रिंसिपल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से हर अटेम्प्ट में आता है, कोई चॉइस ही नहीं होती, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। 1-2 प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। फर्स्ट है सेल्फलेसनेस। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहले उनका, आपने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट, दे शुड नॉट डू सो इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल। अब आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि, या एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियली या मटेरियल बेनिफिट्स मिलेगा। आपको, आपकी फैमिली को या आपके क्लोज फ्रेंड्स को, ठीक है, बिना किसी रिटर्न के आप क्योंकि ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक पोजीशन पे आप सीनियर बैठे हुए हैं, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में ही डिसीजन लीजिए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो पहला प्रिंसिपल हो गया। ओ 1 मिनट, मेरा ही हाथ लगा कहीं। आप लोग 1 मिनट होल्ड करना, मैं जरा अपने टेक्नीशियन को बुला के लाती हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट सेल्फलेसनेस, नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी. होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organizations that might influence them in the performance of their official duties. मतलब अगर आपने किसी से कुछ रिटर्न लिया है तो फिर आपको किसी ना किसी तरीके से उनको रीपे करना पड़ेगा. तो अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो प्लीज आप किसी से कोई बेनिफिट मत लीजिए कि जिससे कि वो बाद में आपको इन्फ्लुएंस कर सके अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, ये तो आप अच्छी तरह समझोगे ना. ये सिंपल वैसे ही है कि जैसे घर में ना हम मम्मी की कुछ हेल्प करते हैं, वो किस इंटेंशन से करते हैं? इस इंटेंशन से करते हैं कि कल जब पापा से डांट पड़े तो मम्मी हमें सेव कर ले. ठीक है ना. तो मम्मी ऐसे कई बार अगर आप बिना किसी उसके अचानक पहुंच जाओ उनकी हेल्प करने के लिए तो किचन के बाहर निकाल देती हैं या कह देती है ना आप नहीं मतलब की बात बोलो. वो है बिहेवियर. उन्हें पता चल जाता है कि हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा रिटर्न में. नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी. इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकमेंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स. अगर आप किसी को कुछ देने वाले हैं, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स देने की पोजीशन में हैं, तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड मेक चॉइस ऑन मेरिट. तो हमारा एक ही पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरिट पे. ऐसा ना हो कि ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, या ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो कुछ भी हम बेनिफिट्स जो है वो इन्हें ही दे दें. नहीं, हम पब्लिक अपॉइंटमेंट्स पे है, जो मेरिट बेसिस पे डिजर्व करता है हमें उसे देना चाहिए. पब्लिक स्कूल्स देखे होंगे आपने. पब्लिक स्कूल्स में क्या होता है? पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं वहां पे यही होता है कि जो ट्रस्टी का बेटा है ये उनकी बेटी है, या ये प्रिंसिपल का बेटा बेटी है, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो उन्हें मिल जाते हैं, है ना. चाहे वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हो. स्कूल की अगर कोई वीडियो बननी है तो उसमें सब जगह उन्हीं की पिक्चर्स आएंगी. मैं तो बहुत सारे स्कूलों के वो देखती रहती हूँ, ब्रोचर्स आते हैं, तो बाद में मैं देखती हूँ कि कुछ ही बच्चे जो हैं वो अलग अलग ड्रेस में लैब में दिख रहे हैं, स्कूल में दिख रहे हैं, असेंबली में दिख रहे हैं, अवार्ड्स लेने में भी वही दिख रहे हैं. और अगर आप उनके स्कूल चले जाएं तो स्कूल के वो जो रिसेप्शन होता है वहां भी सारे फोटोग्राफ्स उन्हीं बच्चों के हैं. देन आई कम टू नो कि ओ ये या तो प्रिंसिपल का बेटा है, ये ट्रस्टी का बेटा है, ये बेटी है, ये है और वो है, और ये ही होता है. तो दिस इज क्या, आप पोजीशन पे बैठे हैं तो आपने उस टाइम में, उस ईयर में किसी और डिजर्विंग बच्चे को कोई अवार्ड नहीं दिया, उसकी पिक्स नहीं ली, सिर्फ अपने ही बच्चों को प्रमोट किया, उन्हें ही हाईलाइट किया, चाहे वो डिजर्व करते हो या ना करते. क्लियर? हाँ मैम, प्रैक्टिकल का नंबर भी मिल जाता है. यस. क्या मिल जाता है? प्रैक्टिकल के नंबर में. हाँ, प्रैक्टिकल के नंबर भी मिल जाता है. हाँ, प्रैक्टिकल के नंबर तो पूरे मिलते हैं. और वैसे आप उन्हें करते हुए कुछ, हाँ क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे. पढ़ने में कुछ खास भी नहीं होते. हाँ, पढ़ने में कुछ खास नहीं होते. जैसे आप देखना, लेकिन प्रैक्टिकल मत. हाँ, जैसे जिस दिन स्पोर्ट्स डे होता है और जो पीटी टीचर होता है, अगर बाई चांस उसका कोई बेटा बेटी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, फिर उसका चेहरा देखना, सब जगह वही नजर आएगा. ऐसा होता है ना? यस मैम. यस मैम. अपने चहीते स्टूडेंट को ही लेते हैं मैम. हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है. टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को डिसाइड कर लेते हैं. हाँ, काम भी क्या होता है उनका, कॉपी चेक होती है, या फिर क्लासरूम से स्टोर रूम तक, वो जो स्टाफ रूम तक उनकी कॉपी लेके चले जाओ, लेकर आ जाओ. यही काम होता है ना टीचर्स का. और क्या होता है? क्वेश्चन पेपर बनाने में हेल्प कर देते हैं. क्वेश्चन पेपर आपको रेडी मिल जाता है, फिर आप हीरो बन जाते हैं क्लास में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है टेस्ट का. चलो अब आगे चले, बहुत बात हो गई. फोर्थ पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी. होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस. अकाउंटेबल मतलब आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ये नहीं है कि बस मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया. आपका जो एक्शन है वो पब्लिक को बताना पड़ेगा, और
action to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. आपको जो भी आपने डिसीजन लिया वो क्यों लिया इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. That is called disclose. और आपने जो डिसीजन लिया उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो आपको बियर करने पड़ेंगे. क्या करने पड़ेंगे? बियर करने पड़ेंगे इम्प्लीकेशंस. ठीक है, गुड और बैड जो भी होगा वो इम्प्लीकेशंस आपको बियर करने पड़ेंगे. Openness. Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons. अब यहाँ पे आपने जो यहाँ तो डिस्क्लोज करना है इस पॉइंट के अंदर, यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि आपने क्यों ये डिसाइड किया. Reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands. मैं एक PSU में जॉब करती थी. वहां पे बहुत सीनियर लेवल के स्क्रूटनी होनी थी अपॉइंटमेंट्स के लिए. तो उसकी वो अपॉइंटमेंट कमेटी में स्क्रूटनी कमेटी में मैं थी. तो हम हर कैंडिडेट को पहले से क्राइटेरिया बना होता है कि इस बेसिस पे इतने इतने मार्क्स मिलेंगे. आपको क्वालिफिकेशन है तो इतना मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस इस लेवल का है तो अपने इतने मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे हम अलॉट करेंगे. और क्या चीजें हमें चाहिए वो अगर नहीं है तो हम डिस्क्वालीफाई करेंगे. इस बेसिस पे हमें वो जितने कैंडिडेट्स थे उनको एवेल्युएट करना था. एक कैंडिडेट ऐसे थे जो जब से एड निकला था तब से रेगुलरली ऑफिस में विजिट करते थे. ऑलमोस्ट हम जितने सीनियर लोग थे सब उन्हें जानते थे, क्योंकि वो सबके पास एक एक बार आके अपना चेहरा दिखा चुके थे. उनकी कोशिश ये होती थी कि जो हमारे CMD है उनसे थोड़ा ज्यादा मिल भी चुके थे वो 1-2 बार. यानी एवरीबडी नोन टू देम. जब उनका आया सामने खुला तो उनमें एक बेसिक कमी थी. बेसिक मतलब वो उनका डिसएडवांटेजेस था जिसकी वजह से वो और कैंडिडेट से आगे नहीं जा सकते थे और हमें उन्हें वहां पे रोकना पड़ता. प्रेशर ये था कि आप इसे ले लो. अगर हम उन्हें लेते हैं, इन करते हैं, इवोल्यूशन में आगे लेते हैं तो हमें रीजन बताने पड़ेंगे ना. शो करना पड़ेगा कि क्या रीजन थी कि ये डिस्क्वालीफाई करने के बाद हमने इसलिए उन्हें क्वालिफाई किया. ऐसा तो नहीं है कि हम इवोल्यूशन कमेटी में बैठे हैं और वो हमसे आके मिले हैं तो हम उन्हें ओके करते हैं. दिस इज आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं. अगर आपने किसी को प्रमोट किया या डिमोट किया या किसी को अवार्ड दिया या रिवॉर्ड दिया या कोई बेनिफिट दिया या आपने कोई अलॉटमेंट दिया, बहुत सारी चीजें हम अलॉट भी करते हैं. कोई भी आपने डिसीजन लिया तो आप उसका रीजन देना पड़ेगा, किस वजह से आपने इनके फेवर में ये डिसाइड किया या औरों के फेवर में आपने नहीं डिसाइड किया. दिस इज द मेन रीजन. ओपननेस आपको बताना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया हो गया. घर में ऐसे ही होता है ना, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं हमारे साथ ना, मम्मी पापा यही करते हैं. हमने बता दिया नहीं जाना है नहीं जाना है. बट ये चीज पब्लिक ऑफिस में नहीं चलती है. अगर आप कितना भी पूछ लो उनसे कि क्यों नहीं जाना है, ये दोस्त अच्छा है, टाइम भी है, एग्जाम भी नहीं है, फ्री भी है, स्टिल दे विल से बोल दिया नहीं जाना. दिस द रीजन. वो तो रीजन छुपा सकते हैं लेकिन आपको पब्लिक प्लेस में रीजन बताने पड़ेंगे. आज मत कह देना घर में जाके कि रीजन बताओ, हमें सिखाया गया. Honesty. Holders of public office have a duty to declare any private interest. अब यहाँ पे आएगा private interest relating to their public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंटरमीडिएट में आओगे, फाइनल में आओगे, आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ में आप डायरेक्टर्स पढ़ोगे. तो जब हम डायरेक्टर्स पढ़ते हैं तो डायरेक्टर्स को ज्वाइन करते ही फर्स्ट मीटिंग में अपने इंटरेस्ट बताने पड़ते हैं कि उस कंपनी में उनका कितने शेयर्स हैं, उनकी फैमिली क्या करती है, उनके फैमिली को भी अगर कोई फाइनेंशियल या कोई वो सही पोस्ट पे है तो वो डिक्लेयर करना पड़ता है उसको अपने इंटरेस्ट. यानी जब भी आप पब्लिक ऑफिस लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो उस समय आपको अपने पूरे इंटरेस्ट शो करने पड़ते हैं. PSUs में भी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जैसे ही डायरेक्टर बनते हैं फर्स्ट मीटिंग में उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है. आप लोग में से अगर कोई आर्मी, नेवी, फोर्सेस में होगा तो वहां भी जैसे ही वो ज्वाइन होते हैं उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताना पड़ता है कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे ब्रदर कहाँ इन्वॉल्व है, उनका क्या इंटरेस्ट है. एंड व्हेन यू गेट मैरिड तो आपको अपने स्पाउस के बारे में शो करना पड़ता है, राइटिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो क्या करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं.
आप अगर कंपनी चेंज करते हैं देन अगेन आपको राइटिंग में देना पड़ता है कि अब मैं इस कंपनी में नहीं इस कंपनी में। सो क्लियर? Next, leadership, last point. Holders of public office should promote and support these principles by sound leadership. Sound leadership and prove to be an example in whatever they perform. मतलब क्या है इसका? Sound leadership. Leader का मतलब क्या होता है? Lead करना. कोई अगर टफ वर्क है तो उसकी आप प्लानिंग कीजिए, आप आगे चलिए। अगर आप ये कहते हैं सब लोग कि पंक्चुअली आप टाइम पर आइए ऑफिस, तो सबसे पहले जो बिग बॉस है उसको टाइम पर आना पड़ेगा। अगर वो टाइम पर ऑफिस आ जाते हैं तो नीचे वालों को कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अटेंडेंस इंप्रूव हो जाती है ना? Am I right? मेरे ऑफिस में ना, मेरे ऑफिस में मतलब एक ऑफिस जो मैंने ज्वाइन किया था, PSU कंपनी थी, उसमें उसके GM जो है वो 11 साढ़े 11 बजे आते थे। 11 बजे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 11 से साढ़े 11 उनका आने का टाइमिंग होता था। और ठीक है, थोड़े फ्लेक्सिबल आवर्स थे, 9 o'clock हमारा था और हमें भी 9 साढ़े 9 तक आराम से जा सकते थे। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन उनको CMD के साथ मिलकर प्लानिंग बना कि ना रिस्ट्रिक्ट कर दें, एम्प्लॉयज तो कभी भी आते हैं 9 साढ़े 9 बजे, तो 9 से 9:10 तक का टाइम देते हैं। 9:10 के बाद में आपकी लेट मार्क लगेगी और 1 घंटे के और आप अगर लेट आए तो आपका हाफ डे लगेगा। ये रूल्स बन गया। हमारे CMD जानते थे कि ये जो हमारे जनरल मैनेजर जी हैं ये 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये रूल इम्प्लीमेंट करने के पहले 1 महीना तुम 9 बजे ऑफिस आ जाओ, उसके बाद मैं ये राइटिंग में पेपर साइन कर दूंगा और सारे एम्प्लॉयज के लिए इम्प्लीमेंट कर दूंगा। वो सिर्फ 1 दिन आए जल्दी, उसके बाद वो परेशान हो गए, वो आ नहीं पाए। ठीक है, तो लीडरशिप, अगर आप लीड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर देखना पड़ेगा। अगर आप घर में सबसे बड़े हो और आपके छोटे भाई बहन है, तो उनको ये कहना कि ये करो वो करो, कमरा क्लीन करो और पढ़ने बैठो, टाइम से खेलने जाओ और ऐसे बिहेव करो, इसके पहले कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अपना बिहेवियर इंप्रूव कर लीजिए, आपको देख के वो सब ठीक हो जाएंगे। ओके? यस मैम। कितनों के छोटे भाई बहन है घर में? यहाँ पे काफी लोग हैं, हम लोग 17 है, 16 स्टूडेंट्स आप लोग हो। मैम मैं सबसे छोटा ही हूँ। तभी सबसे पहले बोले। बड़ों का क्या है? कोई है किसी के छोटे भाई बहन है कि नहीं? ज्यादा छोटे नहीं है, बराबर ही है, मतलब 1 साल छोटा। हाँ 1 साल छोटा, लेकिन छोटा तो है। वो 1 साल वाला भी आपको बहुत ध्यान से देखता है, आपको फॉलो करता है ना? यस मैम। आपसे छोटा कोई है घर में? पलक? नो मैम। विधि? एनीवे कोई सिबलिंग? हाँ विधि समझ में आ रहा है मुझे, आपका नेट सही नहीं। नाउ एथिक्स एंड लॉ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एथिक्स एंड लॉ में। लॉ में क्या होता है और एथिक्स में क्या होता है? व्हाट इज लॉ? रूल्स रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस। और एथिक्स क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये जो एथिक्स है और ये जो लॉ है, इनमें कुछ पोर्शन कॉमन होता है ना? कुछ हम अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, लेकिन बेस तो वो कुछ मॉरल और रूल्स के ऊपर ही होता है। अबे बुढ़िया बहुत दिनों बाद अच्छा होगा कि प्लीज आप लोग ये अपने माइक ऑफ करके रखें, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। Now, law is essentially an institutionalization or codification of ethics into specific
अमित कुमार, सॉरी मैम, ध्यान नहीं दी। Law is essential in institutionalization or codification of ethics into specific social rules, regulations, and prescriptions. Perhaps the best way of visualizing ethics and law is in terms of two interacting domains. ये जो इस पोजीशन से दिया हुआ है. Business ethics can be said to begin where law ends. So business ethics is primarily concerned with those issues. Simply इसका मतलब यही है कि जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं उसमें सर्टन पोर्शन हमारा लॉ का रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होता है लास्ट तक. नाउ इथिक्स इन बिजनेस आ गया. बिजनेस में इथिक्स कैसे होता है, इसमें एक डेफिनेशन हमें एंड्रू क्रेन ने दी हुई है. बिजनेस इथिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज, डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड. जब भी हम बिजनेस करते हैं और उसमें जो सिचुएशंस आते हैं, जो हम एक्टिविटीज जो काम करते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं, उसमें हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली राइट एंड रॉन्ग डिसीजन लेना होता है. क्लियर? यस मैम. क्यों ऐसा करना पड़ता है? एक चीज और है कि क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस आप किसके साथ कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज के साथ. आपके एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है उसके साथ, आपके कस्टमर्स इन्वॉल्व है उसके साथ, और जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स. और आप जब भी किसी भी ह्यूमन बींग्स के साथ डील करेंगे तो आप, जैसे आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस तरीके से आप हर ह्यूमन बींग को हैंडल नहीं कर सकते. एवरी ह्यूमन बींग इज डिफरेंट, उसको हैंडल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है. इसलिए बिजनेस के सिचुएशंस, एक्टिविटीज और डिसीजंस जो हैं वो उसी समय राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस हमें लेना होता है. सेकंड डेफिनेशन दी हुई है हमें रेमंड डी बॉमर्ट ने. Ethics of business is the ethics of responsibility. The businessman must promise that he will not harm knowingly. उसको क्या सोचना है? harm knowingly, जानबूझ के मैं आपको परेशान नहीं करूंगा या जानबूझ के आपको तंग नहीं करूंगा. ये बिजनेस होता है. ठीक है. अब कस्टमर की बात करते हो. कस्टमर को मुझे माल डिलीवर करना है, मैंने उसका पैकेट सही बनवाया, पैकेट पूरा सील करवा दिया, सील करके नेक्स्ट डे डिलीवरी होनी है. रात में उसमें अगर किसी तरीके से कोई, सपोज ऐसा पैकेट था कि उसके अंदर चूहे एंटर हो गए, मुझे पता नहीं चल रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, मैंने उसकी डिलीवरी कर दी, तो मेरा इंटेंशन तो सही है ना. मैं उसको अननोइंगली वो हार्म हुआ उससे, लेकिन मैंने उसको नोइंगली तो हार्म नहीं किया. एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का अगर मुझे पूरी उसकी सिचुएशंस नहीं पता है और वो अगर कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन में बिहेव कर रहा है ऑफिस के अंदर, तो मैं तो उसके साथ बिना सिचुएशन जाने बिहेव करूंगा ना, जो कहा जाता है. मेरे एक जॉब में एक एम्प्लॉय था, वो काफी उसको फोन पे बात करने की हैबिट थी. वो ऑफिस से निकल के बाहर जाता और बाहर वो फोन पे घंटों फोन पे रहता था. एक बार हमारा ऑडिट चल रहा था, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और मैं काफी देर से उसको कॉल करवा रही थी और पता चल रहा था कि वो फोन अंदर कनेक्शंस नहीं आ रहे थे नेट के, तो वो बाहर चला गया है, बात कर रहा है. बहुत देर हो गई. देन मैंने अपने पीएस को उसको भेजा बुलाने के लिए. जब वो आया उस समय तक मैं बहुत गुस्से में थी, बट मैंने उसको देखते इतने बोला कि ऐसा करो, तुम जाओ अपनी एप्लीकेशन साइन करके ले आओ, मैं उसको अप्रूव करती. और वो गया और थोड़ी देर में, मतलब शायद 20-25 मिनट में वो एप्लीकेशन लिख के ले आया 3 दिन की छुट्टी की. तो मैंने जब एप्लीकेशन देखी तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि मैंने तो डांटने के तरीके से कहा था कि जाओ अपनी एप्लीकेशन लेकर आ जाओ, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट की जरूरत है तुम्हें. तो सच में ले आया. मैंने भी सोचा ठीक है जाओ, कोई और कर देगा इसका काम. मैंने उसे साइन कर दिया. जब मैंने साइन करके ऊपर देखा ना, तो वो एम्प्लॉय रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझे थैंक यू बोल रहा था. मैंने 2 मिनट सोचा बैठो,
थैंक यू की क्या बात है? तुमने कहा तुम अवेलेबल नहीं थे, मैंने तुम्हें कहा तुम छुट्टी ले लो, तुम एप्लीकेशन भी ले आए, तुमने सॉरी कहने की जगह तुमने एप्लीकेशन भी ले दी साथ में। कहता नहीं मुझे मैम छुट्टी की जरूरत थी। फिर उसने जो अपनी घर की सिचुएशन बताई ना, मुझे लगा वाकई इसे 3 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन तो रेस्ट की जरूरत है। और 1-1.5 घंटा मेरी उसके साथ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम पे बात हुई, और मुझे पता नहीं कहाँ से सॉल्यूशंस आए। मैंने उसको जो जो सॉल्यूशंस बताए, वो 2-3 दिन के बाद खुश वापस आया, और उसने फिर आके बोला कि नहीं मैम अब मैं फोन करता हुआ बाहर नहीं जाऊंगा। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को समझना पड़ेगा। मैं क्यों एग्जांपल दे रही हूँ ये, कि यू आर ऑल आर गोइंग टू बी ए प्रोफेशनल पर्सन वन डे। प्लीज अपने ये ह्यूमन और एथिक्स का ध्यान रखना जब भी आप उन्हें डील करते हो। लॉन्ग रन में इतना बेनिफिट देते हैं कि पढ़ाई तो इतना क्या देती होगी, बिहेवियर आपको पे बैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, बिजनेस फॉर ए प्रॉफिट। हमें ये सिखाया जाता है कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। इट वुड सीम दैट बिजनेस एथिक्स डज नॉट कम विद इन द confines of ethics. People of the same trade seldom come together, even for merriment and diversion. But the conversation ends in their conspiracy. ये सब कुछ काम नहीं आएगा। सिंपल है कि हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, और जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि बिजनेस को और किसी भी मॉरल प्रिंसिपल से अलग रखिए, तो प्लीज उसको अलग रखिए। हाँ, आप जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन्हें जो सोशल सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसको ध्यान में रख के अर्न करना है। अनइथिकल बिहेवियर से आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाना है, इथिकल बिहेवियर से कमाना है। आपको अगर वेजेस पे करनी है तो आपकी जितनी वेजेस हैं, जो भी बोनस है, आप सब उसको पे करने के बाद अपना प्रॉफिट निकालिए। आपको किसी को कॉम्पनसेशन देना है, किसी को ऑब्लाइज करना है, किसी को खुश करना है, किसी के प्रमोशन रोकनी है। एम्प्लॉयज की प्रमोशन से उसको कैपेसिटी उसकी बढ़ा देती है, तो आप वो सब कीजिए। आपको अपना कैपिटल री इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अंदर, तो वो कीजिए। ये नहीं कि हर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाए, दिखाते जाए कि मैंने लास्ट ईयर इतना कमाया। थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके कैपिटल को री इन्वेस्ट, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर लीजिए, उसको कैपिटल बना लीजिए। ठीक है, हमें यही सिखाया गया है। देन बिजनेस एंड एथिक्स, कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे इसको 3 C's कहते हैं। 3 C's: कॉम्पिटेंसी, कैरेक्टर एंड कॉम्पनसेशन। ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 3 C प्रोफेशनलिज्म बेयर्स कहते हैं। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब एजुकेशन। आप कितने, यस एब्सोल्युटली राइट, कि आप कितने क्वालिफाइड हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपकी एजुकेशन सही है, क्वालिफिकेशन सही है, और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेटा आपका हाथ नहीं चलेगा काम करने में। ठीक है, आपको एजुकेशन चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए। मैं 2 वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, दोनों में फर्क होता है। अगर कल हमारी क्लास होती है तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में क्या फर्क होता है। क्या फर्क होता है, कोई आइडिया? जल्दी से बता दो, खत्म होने वाला है ये। मैम एजुकेशन मतलब तो वो होता है ना एकेडमिक नॉलेज। एजुकेशन, उसको एजुकेशन, एकेडमिक जो होता है उसको एजुकेशन कहते हैं, क्वालिफिकेशन कहते हैं। कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मत हो। एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग भी आती है। हमारी मम्मा ना घर में खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। शी इज एजुकेटेड और क्वालिफाइड? क्वालिफाइड मैम। क्वालिफाइड,
क्या क्वालिफिकेशन है उनके? एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड अलग चीज है। मैंने सिर्फ इतना पूछा, मम्मा घर में बहुत अच्छा खाना बनाती है, शी इज एजुकेटेड और क्वालिफाइड। एक्सपीरियंस अलग है, ट्रेनिंग अलग है। एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत है और ट्रेनिंग उनको उनकी अपनी मम्मी से मिली होगी, अपनी फैमिली से मिली होगी। ठीक है, ये दो अलग है। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में फर्क क्या होता है बेटा? क्वालिफिकेशन होता है एकेडमिक, जो आप लोग ने पहले बोला, बीए, बीकॉम, बीएससी, और फिर होम साइंस और कुकिंग का, ये सारा जो एक होता है वो क्वालिफिकेशन में आता है, आप क्या क्वालिफाइड हो। ठीक है। एजुकेशन होती है कि आप उसको क्या पढ़ लिख कर रहे हो, कि मतलब वो क्वालिफाइड नहीं है बट शी इज एजुकेटेड इनफ टू कुक गुड फूड। ठीक है, वो एजुकेशन उनको कहाँ से मिली? एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से और उनके अपने इंटरेस्ट से। तो ये सारी चीजें हमारी कॉम्पिटेंसी में ऐड करती हैं। देन कम टू द कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या क्या आता है? प्रोफेशनल स्किल। हाँ जी, प्रोफेशनल स्किल और क्या आता है? और चलो यहाँ लिख देती हूँ, बिहेवियर, हैबिट, then how you speak, how you walk, how you eat. ठीक है, ये सारा जो है हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आपने बहुत बार देखा होगा आपके स्कूल में, हाँ अभी तक स्कूल कॉलेज ही देखा होगा, या आपने कुछ और भी किया है कोई किसी पर्सन से, चलो स्कूल में देखा होगा, स्कूल में बहुत सारे मेल टीचर होंगे, मेल और फीमेल टीचर्स होते हैं, लेकिन आप किसी टीचर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहते होगे, ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि अच्छे से बात करते हैं। हाँ, बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर और ज्यादा थे इसलिए। और पढ़ाने की अलग ही उनकी होती है स्किल, मतलब की स्टाइल होती है। हाँ, और सबसे पहली चीज क्या अट्रैक्ट करती है? वो बाहर खिलाने भी जाते हैं। नेम स्पीकिंग। एक एक करके बोलो। सबसे पहले टीचर का आउटलुक, वो कैसे ड्रेसअप होके आई है ना? सबसे पहले हमारी आईज को वो प्लीज करते हैं। उसके बाद फिर वो जब उनका बिहेवियर, अगर वो हमारी क्लास में आ गए, हम लोग ऐसा होता है ना, जब स्कूल में थे तो बहुत अच्छी कोई टीचर है, लेडी टीचर है या कोई जेंट्स टीचर, हम सोचते थे हाँ ये हमें जरूर पढ़ाए, हमारी क्लास में आए, हमारी क्लास में, ऐसा सोचते थे ना। तो क्या है उनका अपीयरेंस सबसे पहले हमें अट्रैक्ट करता था। फिर वो अगर हमारे किसी और क्लास के फ्रेंड्स ने बोला कि वो हमारी क्लास में आए थे सर और उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया और ऐसे किया, तो उनका बिहेवियर, ठीक है, वो हाउ ही इज स्पीकिंग, हाउ इज वॉकिंग, हाउ इज बिहेविंग, उनकी हैबिट कैसी है। अगर वो बच्चों के साथ बहुत मुझे याद आ रहा है, मैं शायद 8th क्लास में थी, हमारे मैथ्स के एक सर थे, उनमें एक क्वालिटी थी, अगर वो कभी क्लास में आए और हमें बोलते सर आज नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ना, तो वो कहते थे नहीं नहीं ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और जब वो क्लास खत्म होती थी ना, तो पता चलता था कि वो और दिनों से हमें ज्यादा ही पढ़ा चुके होते थे। मतलब उनके पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका था ना, बुक खुलवाते थे, बाद में तो हमारी बुक कब खुल जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था, बोर्ड पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हमें पता नहीं चलता था, लेकिन वो इस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करते थे कि हम पढ़ लेते थे। जो मुझे आज तक, मतलब आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे ना उनका नाम याद है ना उनका चेहरा याद है, लेकिन मुझे बस उनका वो स्माइलिंग फेस याद है। वो दुबले पतले से सर थे और कभी नहीं डांटते थे, और मतलब हमेशा हम लोग के शोर मचाने पे यही कहते थे नहीं नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, आज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बंद कर दो अपनी बुक। और मैथ्स का टीचर, और पढ़ा ले जाए बच्चों को, और लास्ट में पीरियड खत्म होने के बाद देखो कि आपको ब्लैक बोर्ड भी पूरा भरा हुआ है, क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है और सारे बच्चों ने अटेंटिवली पढ़ा भी है और हमारी बुक्स भी खुली हैं और हम लोग रिलैक्स भी हैं, मतलब रो नहीं रहे हैं कि हमने कहा था सर को मत पढ़ाइए फिर भी उन्होंने पढ़ा दिया।
तो दिस इज द बिहेवियर। ये सारी चीजें बनती है हमारा करेक्टर। और आप लोग को क्या करना है, आप सबको अपने अंदर ये करेक्टर डेवलप करना है, ये सॉफ्टनेस डेवलप करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, ड्रेसिंग सेंस कैसे है। वीडियो ऑन नहीं करते हो नहीं तो मैं बताती कि आपको ड्रेसिंग सेंस कैसा है। कुछ लोग लेट के पढ़ रहे होंगे पक्का, कुछ का शायद मैगी चल रही होगी, ऐसा भी बारिश में खाते हैं। हाँ, बारिश में खाते हैं मैगी। बारिश नहीं हो रही है आज? नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है। तो ये चीजें जो हमारी करेक्टर डिफाइन करती हैं, और ये करेक्टर, माइंड वन थिंग, करेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वालिफाइड अगर कंप्लीट ICWA CA हो गए हो और आपने ये चीजें डेवलप नहीं की, आपकी ये पर्सनालिटी में नहीं आई, तो ये हमें सफर करना पड़ता है। कोई हमें नहीं बताएगा कि आपने इस वजह से सफर किया, लेकिन अगला पर्सन आपके बिहेवियर को नोट जरूर कर लेगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही किसी के साथ बात कर रही थी, वो अपना शेयर कर रहे थे कि उनके ऑफिस में एक जूनियर स्टाफ है। जूनियर स्टाफ मतलब बहुत जूनियर नहीं है, क्वालिफाइड CA है वो रैंक वाइज असिस्टेंट मैनेजर है। उसकी हैबिट क्या है, वो आएगा रूम में, नेचुरली आया है तो चाय अगर आ रही ऑफिस में तो चाय आती रहती है, वो चाय पिएगा और अपना कप वहीं बॉस की टेबल पे सामने छोड़ के चला जाएगा। दिस इज अ बैड हैबिट। आप उसको साइड टेबल पे रख दीजिए, या आप अपना कप उठा के लेके चले जाइए, बाहर आप पेंट्री होती है वहां रख दीजिए, बट बॉस की टेबल पे अपना यूज्ड कप रखना इज अ बैड हैबिट। ये छोटी छोटी चीजें सोचो, वो उसके ऑफिस से निकल के हमारे पर्सनल मीटिंग में डिस्कस हो गई, और ये बिहेवियर उसको, मुझे पता है उसे ये बिहेवियर नुकसान जरूर करने वाला है, क्योंकि उसके बॉस के दिमाग में ना फंस गई है ये बात कि ये ऐसा करता है, और वो एक बार नहीं कई बार ऐसा कर चुका है। वो सोचता होगा मैं CA हूं, मैं हूं, ये आगे ठीक है वो राइज कर लेगा, लेकिन उसके बॉस के पीरियड में उसका राइज करना जरा मुश्किल होगा। उसकी शक्ल देखते ही बॉस को याद आ जाता है कि अच्छा बैठने का तरीका कैसा होता है। अगर आप क्रॉस लेग बैठे हुए तो आपको किसी ने बताया है कि कैसे क्रॉस लेग बैठना है? आपको मेट्रो में अगर आप लोग यूज करते होगे तो देखना कि कुछ लड़के बहुत अच्छे से बैठते हैं और कुछ लड़कों का बैठने का तरीका बहुत खराब होता है। अगर आप बैठे हो ऐसे तो आपका जो शूज है वो डाउन होना चाहिए, मतलब मेरा हाथ दिख रहा है, आप ऐसे क्रॉस किया तो आपका पैर नीचे होना चाहिए। आपके जो दूसरे पैर का जो नीचे का साइड है जिसे तलवा कहते हैं, वो सामने वाले के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको देख के कितना गंदा फील होगा ना, इसलिए। और ये CA साहब ऐसे ही बैठते हैं, इतना पैर उठा के बैठते हैं कि सामने वाले को उनका पैर ऐसे दिखता है, यानी बगल वाली चेयर पे बैठते हुए किसी को बुरा लगता है। तो ये चीजें उन्हें कभी सिखाई नहीं गई होंगी। आई समझ में? आपसे ये चीजों को आप नोट करो कि क्या गुड हैबिट्स होती हैं, और जब तक आप लोग CA बन के निकलो, ये सारी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर लो। और ये हैबिट एक दिन में नहीं आती है, भूल जाओगे, इसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। खाने की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटिंग हैबिट। CA में तो आप बन जाओगे, ईटिंग हैबिट होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में जम्मू कश्मीर से एक आए थे, हम जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट की मैं इंचार्ज थी। तो मुझे जब वो वहां पे एडजस्ट करने के लिए आए लास्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे, तो मेरी उनके साथ मीटिंग थी और भी एक दो सीनियर लोग थे। तो लंच, वो 3-4 दिन थे, लंच हम ऑफिस में हमारा साथ आता था। वैसे मैं लंच बॉक्स लेके जाती थी, बट वो इतने सीनियर आए हैं तो फिर मुझे भी ये था कि आप थोड़ी देर बैठ जाइएगा, एटलीस्ट आप आइसक्रीम मंगा रहे तो आइसक्रीम ले लीजिएगा, ठीक है। तो लंच में करके फिर जब ज्वाइन होती तो आइसक्रीम तभी आती थी। फर्स्ट डे पता है सरप्राइज, आप लोग अगर कप की आइसक्रीम आई है तो कैसे खाते हो? चलो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ कैसे खाते हो? मैम स्पून होता है ना वुडन का। कौन से? कौन कट नहीं, कप आते थे। मैम स्पून होता है उसमें वुडन सा। हाँ वुडन सा स्पून होता है, ठीक है। उसके पहले क्या होता है? कप के ऊपर एक कवर होता है, उससे भी चढ़ जाते।
राइट। उन्होंने, वो बहुत सीनियर थे, मतलब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के काफी सीनियर पर्सन थे जो यहाँ उस प्रोजेक्ट को, और है वो सरप्राइज, उन्होंने वो कप का वो निकाला, उसको लिख किया और फिर उसे डस्टबिन में डाला, और हमारा डिस्कशन चल रहा था, और उन्होंने फिर वो अपनी स्पून से आइसक्रीम फिनिश की, और उन्होंने आइसक्रीम मतलब पूरा अच्छे से लास्ट तक, जो मतलब मुझे लग रहा था कि अगर कोई मेरा बेटा या भाई होता तो मैं उसे बोलती ये फेंक दो इसे, अब इसमें कुछ नहीं है, या तो दूसरा कप ले लो। इतना, ये दिस इज व्हाट ईटिंग हैबिट। आप अगर अकेले में बैठे हैं ना तो आप उसे कितने भी तरीके से एंजॉय करके खाइए, या आप अगर अपनी फैमिली में बैठे हैं तो आप एंजॉय करके खाइए, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, आपको पब्लिक, ये इथिक्स इसीलिए बना है, ये इथिक्स अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं आपको बताती कि यहाँ से आपको क्यों इथिक्स सिखाया जा रहा है, क्यों फाउंडेशन आपको मोल्ड किया जा रहा है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जिससे कि कल आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो सारी आ जाएंगी, इसके साथ आप यहाँ कभी फेल ना हो। मैंने यहाँ लोगों को फेल होते देखा है, मैंने कोशिश की कि वो मोल्ड हो जाए, बट मेरी सीट ऐसी थी कि मैं उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी, मेरा और उनके बीच में काफी गैप होता है, तो मैं उन्हें नहीं बोल सकती थी, बट मुझे वो चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स में ले आई कि नहीं, उनको आज सिखाना है ये कि ये वो यहाँ फेल ना हो, और अपने जो वो डिजर्व करते हैं उस हाईएस्ट लेवल तक वो अपने कैरियर में जाए। इसलिए प्लीज अभी से नोटिस करो कि क्या अच्छा तरीका होता है जो दूसरों को प्लीज करता है। ड्रेसिंग सेंस, आपको टी शर्ट बहुत पसंद होगी समर में, लेकिन आप जब ऑफिशियल मीटिंग पे जा रहे हैं, जब ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप ऑफिशियली रेडी होकर जाइए, ठीक है। अगर आप ऑफिशियली किसी के साथ बैठ के लंच और डिनर कर रहे हैं तो आप ऑफिशियली तरीके से लंच और डिनर कीजिए। घर में आप भले ही अपने फिंगर्स यूज करते हो, ऑफिस में अलाउ नहीं है, कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। whatever way is convenient to you, use that. स्पून, फोक्स, जो भी आपको यूज करना है आप उसे यूज कीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड सी। यस मैम। चलो ठीक है, आप में से किसी से अगर मैं फ्यूचर में मिलती हूँ तो फिर बताती हूँ कि कितना आप लोगों ने अपनी हैबिट्स को डेवलप किया। स्पीकिंग हैबिट्स, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करो, बहुत रिस्पेक्ट के साथ यूज करो। स्पीकिंग हैबिट तो ऐसा है कि घर से ही यूज करनी पड़ती है। खाने का तरीका तो फिर भी आप घर में अपने टेस्ट, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आप तरीके, लेकिन स्पीकिंग को आपको इसी मूवमेंट से घर में इंप्रूव करना पड़ता है। अदरवाइज जो वर्ड्स आपके अभी से निकलेंगे ना टंग से, वो बाहर निकल जाएंगे। और मैंने मतलब नोटिस करने के बाद देखा है कि अच्छा, तो यही वर्ड ये बचपन से यूज करते आए हैं, किसी ने इनको टोका नहीं, तो आज भी इस मीटिंग में यही निकल गया। इवन हमारे डायरेक्टर से मैंने नोटिस किया कि वो जो बोल जाते हैं, राइट। यस मैम, समझ रहे हैं। सभी के लिए बोल रही हूँ ये, मैं सबके लिए। अभी से अपने घर में जितना अच्छे तरीके से, जितने रिस्पेक्टफुली बोलोगे, और जितने वो कहावतें यूज करते हैं ना, उन्हें बंद कर दो यूज करना। ये यूज करते करते ये ऑफिस में भी निकल जाएंगी, और फिर बाद में पछताओगे कि अरे ये तो बॉस खड़े थे, उनके आगे बोल दिया। फिर वो वापस नहीं आते, फिर उसका जो असर है ना वही मिलेगा। और कई बार तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मतलब कई ऐसे लोग थे जो मैं सोचती थी कि इन्हें जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा कि इनका नुकसान हुआ क्यों, और ये हमेशा सोचेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये कहाँ और किस समय और क्या गलत कर गए इन्हें कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कॉम्पनसेशन, दैट इज रिटर्न। 3C, आपकी इन सब चीजों पे रिटर्न डिपेंड करता है 101%। यहाँ आपकी मेहनत करती है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस करती है। कैरेक्टर हमेशा प्रैक्टिस से बनता है। जितना अच्छा ड्रेसिंग सेंस आप देखोगे, फॉलो करोगे, और ये मत सोचो कि ड्रेसिंग सेंस में
बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आइडिया होता है कि कॉस्टली ब्रांडेड कपड़े पहन के ड्रेसिंग सेंस, नहीं, साफ सुथरे प्रेस किए हुए एटिक्वेट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली पहने हुए कपड़े सभी को प्लीज करते हैं। शूज आप पॉलिश करके भी पहन सकते हो, अनपॉलिश भी पहन सकते हो। पॉलिश शूज, और ये आपको पता है कि जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो सबसे पहले नजर आपके शूज पे जाती है, आपने क्या फुटवियर वियर किया हुआ है। ऑफिस में सैंडल भी पहन के आते हैं लोग, चप्पल भी पहन के आते हैं, है ना, लेकिन नहीं, कोशिश करो शूज पहन के जाने की और उसे पॉलिश करके रखो, 1 मिनट का काम है। चलो आ जाओ, क्या टाइम हो रहा है? 12:30। 12:30, ठीक है। तो मैं आज इथिक्स कंप्लीट कर लूं? यस मैम। गुड। ये लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मार्क कर लो इंपॉर्टेंट में, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लो। Business ethics is currently a very prominent business topic, and the debates and the dilemmas surrounding business ethics have attracted enormous amount of attention from different quarters of organizations and society. Debates का मतलब सिंपल, डिबेट्स का मतलब हम डिबेट्स करते हैं तो क्या करते हैं डिबेट्स में? प्रोज एंड कॉन्स। और dilemmas, doubt, confusion. Dilemmas का मतलब doubts and confusions. तो बिजनेस एथिक्स जो है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उसी के हमें डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स भी होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा करो, कुछ लोग बोलेंगे वैसा करो, ठीक है। अब हम क्या चीज होती है, क्यों जरूरी है, मेजर रीजंस। फर्स्ट है स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिस। पहला पॉइंट है क्या करना चाहिए, तो उसमें माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में क्या आएगा, जैसे कि cheating in weight and measures, selling of duplicate and harmful products, hoarding, hoarding मतलब मटेरियल है हमारे पास और हमने उसको बचा के रख लिया है। Then false claims or representations about their projects, प्रोडक्ट खराब है फिर भी कह रहे हैं गुड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, अडल्ट्रेशन, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, रोक कर सामान बेचना, ये सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं बिजनेस में, ठीक है। आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाके अगर मतलब आप आइडेंटिफाई, अगर सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी मंडी में काफी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर चुके होते हो 2 या 3 बार जाने में कि किस पर्सन की जो वो सब्जियां बेच रहा है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके रेट सही देता है, वो उसकी जो वजन है, तौल है, वो सही होता है, और आप बार बार उसके पास जाओगे और उससे मटेरियल खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको इकोनॉमिकल प्राइस में गुड क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। और धोखा आप एक ही बार खाओगे। आप उसी मार्केट में जाके, या अगर आप कुछ ग्रोसरी मटेरियल्स लेते हो और किसी शॉप से लिया, तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस शॉप में नहीं जाना है, इसका मटेरियल अच्छा नहीं होता है, पुराना होता है, प्राइसेस भी हाई हैं, या इसकी वेट में नुकसान है, या कभी हमें रिटर्न करना होता है तो ये रिटर्न प्रॉपर नहीं करता है, ठीक है। ये चीजें आप नोटिस कर लेंगे, और फिर आप अगर जो अच्छी शॉप है उस पर बार बार जाएंगे,
और जो अच्छी शॉप नहीं है आप उसे अवॉइड करेंगे, और उसके बाद जैसे माउथ एडवर्टाइजिंग कहते हैं ना, वो भी जरूर करोगे। अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन लोगों को भी बताओगे कि इस पे मत जाना, इस पे ऐसा होता है। नाउ इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। कस्टमर कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव का? क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस सही दो उनको, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों चाहिए? मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी भी पूरी चाहिए, और प्राइस एक बार जब आपकी और मेरी बार्गेनिंग हो गई तो वो प्राइस मैं आपको पे करूंगी। अब दूसरों से तो रीजनेबल लोगे ही प्राइस, जो सही प्राइस है आप मुझसे बोल लो। मैं नहीं कहती कि आप मुझे सस्ते में दो, लेकिन आप जो सही प्राइस है आप बोलो, इस चीज से मेरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स आर मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। आपका जो इथिकल बिहेवियर है वो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए बहुत, सर्वाइवल मतलब मार्केट में टिके रहना। आप आ तो गए, आप एक शॉप लेकर भी आ गए, बट उस शॉप के साथ टिके रहना, राइज करना आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल बताती हूँ। बहुत साल पहले, मतलब हो गए होंगे 23-24 साल हो गए होंगे इस बात को। 23-24 साल पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ हम एक जगह गए, मतलब दूध लेने गए थे। तो मैं कार में बैठी थी और ये उस दूध लेने वाले की शॉप में गए थे। उस दूध वाले के बगल में एक मिठाई वाले की दुकान थी, बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो मैं कार से जैसे नॉर्मल देख रही थी, अचानक मैंने देखा कि उसकी दुकान पे ना 4-5 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और कुछ हुआ वहां पे। तो जब कुछ हुआ तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हुआ क्या उसकी दुकान में। तो मैंने, उसके समोसे बहुत अच्छे बनते थे, तो ये था कि मेरे हस्बैंड दूध लेंगे और फिर उसके बाद उससे समोसे लेंगे और आ जाएंगे वापस। तो वो जब समोसे लेने गए तो फिर उन्होंने उसकी स्टोरी, और मुझे भी स्टोरी सुननी थी कि हुआ क्या कि अचानक एकदम से भीड़ बढ़ी और फिर सब लोग धीरे धीरे चले गए और डिस्कशन कुछ हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बताया जब आए वो समोसे लेके, कि वो एक जो हलवाई की दुकान थी, उसके जो दूध हमेशा पकता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो बनना ही होता है, तो जो दूध पक रहा था। हेलो, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। तो वो जो दूध पक रहा था ना, उसमें एक छिपकली गिर गई थी। तो वो छिपकली को तुरंत, जो दूध पका रहा था, बहुत बड़े कढ़ाई में दूध पक रहा था, तो उसने जो छिपकली को तो तुरंत निकाल के फेंक दिया। फिर उसके पास, इनके पास एक थर्मामीटर जैसा होता है चेक करने के लिए कि उसमें कितना पॉइजन है, वो चेक करने के लिए वो लोग फटाफट, कोई गया अंदर से लेकर आया और उसको दूध को चेक किया, तो देखा कि उसमें जो लेवल था वो नॉर्मल था, कंज्यूमेबल था। लेकिन वो जो मालिक है, जब उसको पता चला, वो तुरंत बाहर आया और उसने पूरा कढ़ाई का दूध जो है वो पेड़ के नीचे, वहीं सामने पेड़ के नीचे डलवा दिया, पूरा फिकवा दिया उसने। तो मैंने इनको ऐसे ही बोला कि जो काम इसने ये किया, वो इतने जो लोगों ने देखा, शाम का टाइम था, सभी लोग मूव कर रहे थे और उसकी समोसे से फेमस थी शॉप, बाकी मिठाइयां तो कभी हमने देखी नहीं। मैं कहा इसने कितने कस्टमर बना लिए, कितना कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये जरूर राइज करेगा। वो शॉपकीपर वाला अपना दूध बचा सकता था, वो उस दिन जो दूध बचा लेता वो अपने कस्टमर लूज कर जाता, है ना। और मालूम है, उसके 15-15 साल के बाद हम दोबारा उसी जगह से क्रॉस हुए तो हम, जो जहां से हम दूध लेते थे, उसकी दुकान तो आज भी उतनी बड़ी है, और ये हलवाई जी की दुकान जो है ना, ऊपर रेस्टोरेंट बन गई है, शायद 3-4 फ्लोर ऊपर, और पूरी पक्की टाइलिंग की हुई, इतना उसने राइज किया है। दिस इज द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। आपका बिहेवियर आपको राइज कराएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने कस्टमर बनाने पड़ते हैं, बनाने के साथ साथ रिटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने घर आके ये बात सारे घर वालों को बताई, सारे घर वालों से हमने पूरी कॉलोनी में बताई, जो हमें मिला उसे मैंने तो बताई कि देखो वो ऐसा करता है, यानी सबका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया कि ये तो हमने देखा ऐसा, उसकी हैबिट है, तभी तो उसे तुरंत निकल के आया और उसने सारा दूध फेंक दिया, यानी कि वो अपने यहाँ इतना नीट एंड क्लीन और क्वालिटी मेंटेन करके रखता है।
उसके आदमी तो बोल रहा था कि इसमें ठीक है, मैंने मेजर कर लिया है, ये दूध कंज्यूम करने लायक है, लेकिन उसने फिर भी पूरा दूध फिकवा दिया। कॉन्फिडेंस ने उसको राइज करवा दिया। आगे चलते हैं। सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर का राइट क्या होता है? मेरा राइट क्या है? मुझे मेरा प्रोडक्ट की सही क्वालिटी मिले, पूरी मुझे उसे मतलब कैसे यूज करना है वो मुझे पूरी नॉलेज मिले। मेरा अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो प्लीज उसे एक्सचेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके यहाँ प्रॉफिट लेने तो नहीं आई थी ना, मैं ना अपना पैसा वापस लेने आई थी, मैं प्रोडक्ट लेने आई थी। तो मुझे अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप प्लीज उसको चेंज करके मुझे सही प्रोडक्ट दीजिए। तो ये मेरा सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स हो गया। कंज्यूमर को यही राइट चाहिए। एक और एग्जांपल देती हूँ। एक और शॉप है, उसे जनता शॉप कहते हैं। यहाँ दिल्ली वैली में नहीं है, किसी और सिटी में है। उसके पास आपको हर चीज मिलेगी, मतलब सुई धागे से जैसे कहते हैं, उससे लेके कपड़ा, रेडीमेड आइटम, सब कुछ मिलेगा रीजनेबल रेट पे, इसीलिए उसको जनता शॉप की जाती है। तो एक बार मैंने उससे जल्दी में रेनकोट खरीदा, और रेनकोट जब मैं घर गई तो वो रेनकोट मतलब कुछ था कि उसको चेंज करना था, या अंदर कुछ जरा सा फेड वेड होगा। तो मेरे ब्रदर का ये कहना था कि वो नहीं चेंज करने वाला। उसके यहाँ वैसे वाकई में बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा। मतलब हमें अपना आगे तक नंबर आने के लिए अगर कुछ भी लेना है तो नंबर आने तक बड़ा टाइम लगता था। तो ठीक है, मैंने कहा नहीं करेगा तो तब की तब देखेंगे, किसी को बांट देंगे इसे, लेकिन मैं एक बार ट्राई तो जरूर करूंगी। तो मैं उसकी शॉप पे गई, बहुत भीड़ थी, फिर भी मैंने उसको बोला कि भैया ये रेनकोट लेके गई थी ना कल। उसने पता क्या किया सबसे पहले, हाँ उसने, चेहरा मेरा याद आ गया, उसने रेनकोट लिया, वापस रखा, और वो रेनकोट के जो पैसे थे ना कि इतने का है, उसने फटाफट गल्ला खोला, अपना कैश निकाला, मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं तो आश्चर्य से, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ पूछा नहीं कि आपको क्यों चाहिए। और वो बहुत, मतलब मेरा कॉलेज टाइम था, तो मेरे लिए तो कोई इतनी आसानी से करते बहुत बड़ी चीज है। आज तो मैं बहुत आर्ग्यू भी कर लेती हूँ कि नहीं चाहिए ऐसा, तब नहीं कर सकती थी। बट मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना। उसने सबसे पहले, अब आपको कैश दे दिया ना, आपको एक्सचेंज करने, बहुत सारे शॉपकीपर क्या कहते हैं, नहीं या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो आप रेनकोट ही ले लो, दूसरा कोई ले लो, कुछ और नहीं देंगे। उसने मेरे लिए, मतलब मेरे लिए उसकी पूरी दुकान खुली हुई थी, और चाहूं तो मैं कुछ भी ना लूं, क्योंकि उसने मुझे कैश दे दिया। अब आपको दीदी जो चाहिए ले लो, नहीं चाहिए तो ठीक है। दिस इज व्हाट कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट किया उसने। और वो, उसकी आज 4 दुकानें उस एक दुकान से। पहले वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही देखते थे, अब तो उनके पास नौकर भी है, और उसकी एक शॉप तो अच्छा खासा डिपार्टमेंट स्टोर जैसी है, और उनका आज भी यही बिहेवियर है। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, मालिक हो या नहीं हो, उनके जो काम करने वाले हैं वो भी इसी तरीके से डेवलप हुए हैं कि वो अपने कस्टमर को इसी तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं। Now, protecting employees and shareholders. Business ethics are required to protect the interest of employees, shareholders, competitors, dealers, suppliers. Employees को क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वर्किंग कल्चर चाहिए। शेयरहोल्डर्स को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। कॉम्पिटिटर्स को क्या चाहिए? कॉम्पिटिटर से याद आया, आप लोग ओलंपिक देखते हो? यस मैम। यस मैम। कल एक मैच हुआ है कुश्ती का, वो देखा है? यस मैम, दांत काट मैम लिया। दांत काट लिए मैम। राइट। वो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर था उसका? नहीं, दांत नहीं काटना चाहिए था ना उसे। अब क्या हुआ, वो हारा तो हारा, हारना तो शायद उसका निश्चित था, क्योंकि दूसरे पहलवान ने इतनी पावर लगाई थी, लेकिन उसकी इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बदनामी हो रही है। आगे कोई उसके साथ डील करना चाहेगा? सारे सोशल मीडिया पे वही छा रखा है। वही छा रखा है। गलत भी तो किया ना उसने। यस मैम। अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ तुमने दांत काट लिया कि कोई भी अगर हारने लगे तो वो किसी भी लेवल तक कुछ भी कर सकता है। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना गेम प्ले करने के। तो दिस इज, आप अगर मार्केट में बिजनेस करने आए हो, आप बिजनेस करो ना, कंपटीशन किस तरीके से फाइट करना है वो करो, अनकॉम्पिटिटिव बिहेवियर तो मत बिहेव करो ना, दैट इज कंपटीशन। डीलर्स जो जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, जिनसे हम मटेरियल लेते हैं या हम उनको देते हैं, वो डीलर्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कितना क्रेडिट पीरियड देना है। मार्केट में जो क्रेडिट पीरियड चल रहा है उतना क्रेडिट पीरियड दीजिए। डिलीवरी जिस
टर्म पे हो रही है उस टर्म पे दीजिए। सप्लायर्स को क्या चाहिए? ऑर्डर्स के लिए जो टाइम दे रहे हो वो टाइम दो, मेरा पेमेंट टाइम से करो, दैट्स ऑल। मतलब आप इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, उनको एक्सप्लॉइट मत कीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, develops good relations. Business ethics are important to develop good and friendly relations between business and society. Business और society, एक चीज हमेशा याद रखना कि सोसाइटी और बिजनेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना सोसाइटी के आप बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर सोसाइटी में बिजनेस ना हो तो सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इन दोनों के बीच में जितना अच्छा रिलेशन रहेगा उतना अच्छा चलेगा। अब एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स देखे होंगे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर तो एक दिल्ली में प्रोजेक्ट चल रहा है, एक अहमदाबाद में चल रहा है, एक उसका कहीं और चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, कहीं साउथ में चल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? अपने लेबर साथ में लेके जाते हैं? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, जहां पे उनका प्रोजेक्ट चल रहा है वहां से लोकल लेबर्स लेते हैं, पहले सर्च करते हैं, वो जितनी सप्लाईज लेते हैं वो लोकलाइट लेते हैं, जो लेबर लेते हैं वो लोकलाइट लेते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी से ही अर्न करते हैं और सोसाइटी को ही एक फॉर्म में रिटर्न करते हैं। ठीक है, अच्छे जो बिल्डर्स होते हैं वो यही करते हैं, पूरा मार्केट सर्च करते हैं और वो वहीं के मटेरियल से, वहीं के लोगों से कंस्ट्रक्शन करते हैं। creates good image. Business ethics creates a good image for the business and businessman. Business और businessman, चलो एक दो नाम बताओ बिजनेसमैन के जिनका नाम आप बड़े रिस्पेक्ट से लेते हो। इंडियन, अंबानी, रतन टाटा। रतन टाटा। मैं तो पर्सनली सबसे पहले रतन टाटा का नाम लेती हूँ और मुझे किसी भी टाटा प्रोडक्ट में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। यस, है ना? अंबानी भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बिरलाज हैं जो आप देखोगे तो हर सिटी में एक बिरला टेम्पल जरूर बनाया है उन्होंने, आज से नहीं बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। वो इसलिए नहीं बनाया कि भाई टेम्पल बनाया, वो इसलिए बनाया कि आप इस जगह अपनी फैमिली के साथ जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स होके अपनी लाइफ से वहां बैठिए, उसे एंजॉय करिए, आपके बच्चे भी खुली हवा में सांस ले सके, हंस सके, खेल सके। तो ये क्या है, आपने सोसाइटी को कुछ रिटर्न दिया ना, फ्री में तो नहीं बन जाता, कोई कंस्ट्रक्शन फ्री में नहीं हो जाता ना। वो लैंड लिया, उसको डेवलप किया, उसे इतना खूबसूरत बनाया है कि आपका दिल करे उसे बार बार देखें। इसलिए तो ये आपकी क्या है, बिरलास का इसलिए तो नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है कि वो आपको रिटर्न दे रहे हैं। कैलकाटा में जाके देखो, कैलकाटा में बिरलास ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, बहुत कुछ सोसाइटी पार्क बनाए हैं बहुत सारे। ओके, तो आप बिजनेसमैन ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी को रिटर्न करें। अब एक हीरो का व्यापारी था, आप लोग ने सुना होगा, गुजरात के हैं, जिन्होंने अभी कोरोना टाइम में काफी कुछ अच्छा किया है। तो इस क्या है, उन्होंने बिजनेस से कमाया है, उन्होंने सोसाइटी में रह के अर्न किया है, वो सोसाइटी को रिटर्न कर रहे हैं इस तरीके से। Now, smooth functioning. If the business follows all the business ethics, then the employees, shareholders, consumers, dealers, suppliers will all be happy. ये सिंपल पॉइंट है। So they will all give cop. जब भी कोई खुश होता है ना, उससे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है। तो अगर आप खुश हो, ये लोग खुश हैं, तो आपको कोऑपरेशन मिलेगा बिजनेस में, और इससे कोऑपरेशन से क्या होगा, आपका स्मूथ फंक्शन हो जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा और डाइवर्सिफाई करेगा। ग्रो ऊपर जाता है, एक्सपेंड ऐसे करता है, डाइवर्सिफाई ऐसे 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 सारे एरिया कवर कर लेता है। कंज्यूमर मूवमेंट्स, बिजनेस एथिक्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट्स। अब क्या है कंज्यूमर मूवमेंट्स, आजकल कंज्यूमर काफी अवेयर हो गए हैं, ठीक है, उनको अपने राइट्स पता है, उनको अपने एरियाज पता है कि कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने राइट्स को, उनके लिए लॉज बन गए हैं। तो आप कंज्यूमर को डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं दे सकते, हाई प्राइस नहीं दे सकते,
पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है, सब कुछ है, सोशल साइट्स अवेलेबल है, अमेजोन साइट्स अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जितने हैं वहां से आप रेट देख सकते हो। मैं एक बुक लेने गई थी, स्पिरिचुअल बुक है, बड़ी सी लेने गई थी, उसमें मैंने ऐसे खोल के देखा तो उसमें प्रिंटेड प्राइस 600 लिखा था। मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो मैं जब तक वो बुक देख रही थी 600 एंड ऑल सब कुछ करके, तब तक उसने मुझे सर्च करके धीरे से बताया कि मम्मी ये अमेजोन पे ना 500 की है। मैं देखकर आश्चर्य, मैंने उसको बोला ये देखो अमेजोन पे 500 की है और तुम 600 की कैसे सेल कर सकते हो, ये प्राइस जो तुमने इसमें लगाई है गलत लगाई है। सेम बुक थी, सेम पब्लिशर की बुक थी वो। तो इतने आप एडवांस हो गए हो, मोबाइल में ही आप नेट खोल के सब कुछ चेक कर लेते हो, ठीक है। तो इसलिए आप कंज्यूमर को कहते हैं ना, बुद्धू बनाना आसान नहीं है, कंज्यूमर को सब पता होता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर, ये तो पुरानी कहावत है, बहुत सारी दुकानों पे लिखी भी देखी होगी, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, वो डिसाइड करेगा। Any business simply cannot survive without the consumer. Therefore, the main aim and objective of the business is consumer satisfaction. If the consumer is satisfied, simple. अगर consumer satisfied नहीं है तो आपका क्या business, क्या profit? Business ही नहीं तो profit कहाँ से होगा? Importance of labor. Labor की बहुत importance है। अगर labor आपकी satisfied है तो आपके प्रोडक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपको क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी मिलेगी तो आपकी आगे की जितनी प्रॉब्लम है, मतलब जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा, वेस्टेज खत्म हो जाएगी, आपको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो आपको बिजनेस ग्रो करेगा। आपको एम्प्लॉयज की क्या चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, या लास्ट वर्ड दिया हुआ है ना, लॉयल्टी। एम्प्लॉयज का टर्नओवर कम होने से आपका बहुत कॉस्ट वैसे ही बच जाएगा, क्योंकि एक एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, उसको ट्रेन करना, उसको एस्टैब्लिश करना काफी कॉस्टली अफेयर है। सही एम्प्लॉय को ढूंढ के लाना भी एक कॉस्टली अफेयर है। लास्ट पॉइंट, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन कैसे होते हैं? The business must use business ethics while dealing with the competitors. They must make healthy competition from the competitors. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हेल्दी कंपटीशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, बड़ी शॉप है, बिग शॉप है, ये बिग शॉप एक दिन क्लोज होती है, वीकली क्लोज होती है। उस दिन आप नोटिस करोगे कि इस शॉप का जो शटर तो बंद है, इसके बाहर जो है कई स्मॉल शॉप्स जो है वो अपनी दुकान लगा लेती हैं। या ये रात में 10 बजे क्लोज हो गई, 9 बजे क्लोज हो जाती है मार्केट, 9 बजे के बाद में इसके आगे वो छोटे छोटे दुकान लगा लेती हैं, ठीक है। वो तो मना नहीं कर रहे ना मेरी दुकान के आगे से हट जाओ, या जो जिस दिन वीकली ऑफ है उस दिन वो लोग शॉप सेल कर रहे हैं, वो उन्हें सेल करने दे रहे हैं। और एक चीज मैंने नोटिस की, कभी मार्केट में जाते हो, हम एक बार मार्केट गए तो वो क्लोज हो रही थी, हमें कुछ लेना था, हमें देर हो गई थी, वो क्लोज हो रही थी। तो मैंने नोटिस किया कि ये जो बड़ी शॉप है इसका शटर गिरने वाला था, और इसका जो शटर होता है, जैसे ये शॉप है, इसके साइड में जो ये शटर होता है, यहाँ पे एक छोटी सी बहुत पतली सी एक अलमारा बन जाती है, और वो अलमारा के अंदर मैंने उसी दिन मतलब देखा तो नोटिस किया कि उसमें लॉक भी लगता है। वो अलमारा के अंदर इस शॉपकीपर ने ये जो छोटे छोटे दुकान वाले थे इनको अपना सामान रखने के लिए अलाउ किया था। इन लोगों ने वो ताला खोल के वो अलमारा से सामान निकाला, और ये दुकान का जो सब बाहर से सामान हट चुका था, ये शटर तो इसका बंद होने वाला था, जस्ट क्लोजिंग था, थोड़ा सा शटर डला हुआ था बस, और इसके आगे उन्होंने अपनी दुकान लगाना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट इसने प्रमोट किया ना, कि मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, साथ में तुम भी अपना बिजनेस कर सकते हो, मेरी एब्सेंस में आप बेचो, जब तक मर्जी है बेचो, मेरी जगह को यूज कर लो। इन्होंने उसका प्लेटफॉर्म यूज करके, और पूरा मार्केट ऐसे ही लगता है। सो दिस इज हेल्दी कंपटीशन। सो नाउ दिस विद दिस वी एंड द एथिक्स। आपका कोई और डाउट है तो बताइए। मैंने आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी बता दिया। 30% की वेटेज है यहाँ पे, क्वेश्चंस आएंगे जरूर, और आप लोग आई होप 100% इसको अटेम्प्ट भी कर लोगे। पूरे मार्क्स आते हैं यहाँ पे। 30 मार्क्स का आएगा मैम? 30% है, 100 में से 30 मार्क्स का। तो मैम 30 तो होगा। हाँ 30 होगा। मैम जो आपने रिकॉर्डिंग किया वो शेयर कर सकते हो प्लीज?
रिकॉर्डिंग हाँ की तो है, स्टॉप कहाँ से करूँ? यूट्यूब पे डालोगे मैम? Ma'am, as soon as you end the meeting, it will auto